हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज है 27 जुलाई, संडे। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा, जहां पर हम 21 से लेकर 27 जुलाई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली करंट अफेयर का देखने को मिल सकता है। एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में चर्चित काबो डेलगाडो क्षेत्र किस देश में स्थित है? काबो डेलगाडो एरिया की बात करें, रीजन की बात करें, तो ये हमको देखने को मिलेगा मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक की बात करें तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक। यहां पर एक प्लेस काफी सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ समय में, जिसका नाम है काबो डेलगाडो रीजन। हुआ यह है कि फ्रांस, इटली और यूएसए की बहुत सारी कंपनियां मिलकर यहां पर 4 एलएनजी का प्लांट या प्रोजेक्ट लगाने वाली है। लिक्विड नेचुरल गैस का ये प्रोजेक्ट है। अब दिक्कत यह है कि अगर ये पूरा प्रोजेक्ट अपनी पूरी कैपेसिटी से शुरू कर दिया जाता है, तो जो पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल कार्बन बजट होता है ना, उसका 17% तक ये अकेले यूज कर लेंगे। अब पहले इसको समझो कि ग्लोबल कार्बन बजट होता क्या है। देखिए, क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखा जाए। इसके लिए डिसाइड किया जाता है कि कितनी CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित की जा सकती है अलग अलग चीजों को लेकर। यह होता है ग्लोबल कार्बन बजट। उससे ज्यादा उत्सर्जित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो ये एक डेटा या बजट सेट कर दिया जाता है हर साल। अब अगर ये केवल 4 अकेले एनजी प्लांट या प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं ना लिक्विड नेचुरल गैस के, तो 17% तो पूरे वर्ल्ड का ये 4 ही प्रोजेक्ट यूज कर लेंगे साल भर में। तो दूसरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रीज है या जो भी चीजें चल रही है, फिर उनके लिए क्या? तो इसलिए ये काफी सुर्खियों में है। प्रोजेक्ट का काफी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण जो एक मरीन इकोसिस्टम है वो काफी नुकसान होगा उसको। मरीन इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, इसके अलावा जो कोरल रीफ होती है, उनको काफी नुकसान होगा, है ना। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को एक तो कवर करना, 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को नीचे रखना, ये ग्लोबल कार्बन बजट का उद्देश्य है। अब अगर ये 4 प्रोजेक्ट बनते हैं तो फिर भाई पूरा की पूरा ये बजट गड़बड़ाएगा, पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो काबो डेलगाडो रीजन अभी सुर्खियों में था, जो कि हमें देखने को मिलता है मोजाम्बिक में। आई होप समझ में आएगा, इजी सी चीज थी। मोजाम्बिक की बात करें, अफ्रीका का एक देश है। मापुटो इसकी कैपिटल है। डेनियल चापो प्रेसिडेंट के पद पर हैं और मारिया बेनविंडा लेवी प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक बुक है जो कि नाम से आपको समझ में आएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर है। और इसको लिखने का श्रेय दिया जाता है अभिषेक चौधरी को। अभिषेक चौधरी बहुत ही फेमस एक राइटर हैं, एक लेखक हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर इस बुक को लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही, उनका करियर कैसा रहा, इनके बारे में जो अभिषेक चौधरी हैं, उन्होंने इस बुक में लिखा है। इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया। काफी सारी इंफॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में इस बुक में दी गई है। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, इस बुक का नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के पीएम रह चुके हैं। भारत के 10वें पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था और पद्म विभूषण दिया जा चुका है 1992 में। अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 29 और 31 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, यहां पर बात हो रही है किसकी? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले 3 फाइनल जो खेले जाएंगे 2027 में, 29 में और 31 में, इनका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। आईसीसी ने ऑफिशियली इसे अनाउंस किया है। देखिए, यहां पर कोइंसिडेंस आप समझिए कि 3 अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेले गए हैं, 2021, 2023 और 2025 में। ये तीनों भी इंग्लैंड में ही हुए थे।
लेकिन ये अनाउंस नहीं किए गए थे। अब आईसीसी ने आगे के 3 जो फाइनल है उनको अनाउंस किया है प्रॉपर कि भाई इनका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। हर 2 साल में आयोजित की जाने वाली टेस्ट चैंपियनशिप है, आईसीसी इसका आयोजन करवाता है। ये टूर्नामेंट है ना 2 साल तक चलता है। 2 साल में आखिरी में फाइनल होता है, एक फाइनल खेला जाता है, तो 2 साल तक इसका टाइम पीरियड होता है। तो हर फाइनल 2 साल के बाद आता है। आईसीसी ऑर्गेनाइज कराती है। पहली बार शुरू किया गया था 2019 में, लेकिन उसका फाइनल खेला गया था 2021 में। तो 3 फाइनल में 2021 का विनर न्यूजीलैंड था, रनर अप इंडिया रहा था। 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तब भी रनर अप इंडिया रहा था। और रिसेंटली 2025 का जो फाइनल है वो साउथ अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। अभी ये जून मंथ में ही आयोजित किया गया था। तो साउथ अफ्रीका विनर और ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा है। लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है उत्तराखंड सरकार को। देखिए किया क्या जा रहा है, प्लांट की जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा। ऐसी जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में, इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। इसके तहत 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज जो कि हिमालय में देखने को मिलती है, उनको हिमालय से लाया जाएगा, साइंटिफिक लैब में 4-5 साल तक रखा जाएगा, और जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे तो वापस उनको हिमालय में जाकर रोपित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को पुनर्जीवित करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल लिस्ट में जो 14 स्पीशीज है जो उत्तराखंड में मिलती है, उनको यहां पर सेव किया जाने वाला है। तो इंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम किसका है? उत्तराखंड सरकार का प्रोग्राम है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको यहां पर बता देता हूं आज का। आप सभी के लिए कंप्लीट जीएस जीके का आप ई बुक कलेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आपको बायलिंगुअल ई बुक यहां पर मिल जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, सारी जो भी आपके जीएस के सब्जेक्ट है उनकी ई बुक आपको यहाँ पर इस पैकेज में अवेलेबल होती है। बायलिंगुअल ई बुक है, आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी होगी। आप प्रिंट भी ले सकते हैं, आपके लिए प्रिंटेबल है ये। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और कोई भी अडल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। आप हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी अगर आपको कोई भी हर्डल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे भारत के। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि स्वास्थ्य कारणों से, कि हेल्थ इश्यूज के कारण अपने पद से इमीडिएट रिजाइन किया। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन है ना, वो प्रेसिडेंट को सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि नेशनल इलेक्शन कमीशन इस पद पर चुनाव करवाएगा 6 महीने के अंदर। और जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इसमें पार्लियामेंट के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिसिपेट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और दोनों ही हाउस के नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर 3 आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा। ठीक है, मतलब वो राज्यसभा का सभापति होगा बाय डिफॉल्ट। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के तरीके की बात करता है। और आर्टिकल 66 में हमको पता चलता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणी
आनुपातिक मत पद्धति, है ना, स्थानांतरित मत पद्धति। तो इसके आधार पर इनका इलेक्शन होता है। राज्यसभा के चेयरमैन का कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ही बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। एडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एडाई के नए अध्यक्ष की बात करें, यह है अजय सेठ। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था है एडाई। इसके नए अध्यक्ष अजय सेठ हाल ही में अपॉइंट किए गए। आपको पता है 4 महीने से वैसे ये पद खाली था, अब सेंट्रल ने एडाई के अध्यक्ष के रूप में अजय सेठ की नियुक्ति की है। 4 महीने पहले चेयरमैन थे देवाशीष पांडा, ये रिटायर हुए और इनके बाद अभी तक पद खाली था। अजय सेठ को अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये अपने पद पर 3 साल या 65 साल जो भी पहले हो अपने पद को होल्ड करेंगे। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके पहले इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के रूप में भी अजय सेठ काम कर चुके हैं। एडाई की आपको पता चल गया काम क्या करती है, संस्था का काम क्या है। एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये कार्य करती है। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और गठन किया गया था 1999 में। पर्टिकुलर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के माध्यम से। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक मंदिर है, प्री विहार टेम्पल। इसको लेकर दोनों देशों के मध्य में युद्ध की स्थिति बनी है और दोनों देशों के मध्य में अभी युद्ध देखने को मिल रहा है। दोनों ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, थाईलैंड और कंबोडिया। इतिहास देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट का, देखिए अभी तो युद्ध कर रहे हैं लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये बहुत ही पुराना है। इस मंदिर को लेकर स्पेशली जो मंदिर है ना वो प्रेम विहार टेम्पल है। इसके अलावा एक और मंदिर के लिए भी है, ता मुन थोम टेम्पल, लेकिन मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्री विहार टेम्पल उसके आसपास के एरिया को लेकर। देखिए इतिहास में कभी कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था। 1904 में फ्रांस ने क्या किया कि थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर को डिसाइड किया और ये घोषित कर दिया कि भाई जो टेम्पल है प्री विहार टेम्पल वो टेम्पल कंबोडिया का है, तो ये कंबोडिया के पास आ गया। अब आगे चलकर 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थाईलैंड इस मंदिर पर कब्जा कर लेता है लेकिन फिर वापस दे देता है। 1953 में कंबोडिया फ्रांस से आजाद हो जाता है और 1954 में थाईलैंड अटैक कर देता है कंबोडिया पर और प्रेम विहार टेम्पल को अपने कब्जे में ले लेता है। ये कंबोडिया चला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टेम्पल को कंबोडिया के पक्ष में बताता है। उस वक्त थाईलैंड भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन थाईलैंड का कहना था कि आसपास की जमीन मेरी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि भाई पूरा एरिया ही कंबोडिया का है। तो यहां से अभी तक इनके मध्य में विवाद चल रहे हैं प्री विहार मंदिर या टेम्पल को लेकर। एक शिव मंदिर है। अब थाईलैंड ने फिर से आक्रमण कर दिया कंबोडिया पर, दोनों देशों के मध्य में वॉर छिड़ गया है। हिंदू टेम्पल है प्री विहार टेम्पल, शिव जी का मंदिर है। एक खैमर एम्पायर रहा है कभी जो कि चोला डायनेस्टी के लोगों से ही निकला हुआ है। सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन सेकेंड, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था कंबोडिया में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में शामिल किया गया था प्री विहार टेम्पल को। कंबोडिया में है, इसी के लिए चल रहा है कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य में युद्ध। रूस में स्थित कमचटका पेनिसुला किन 2 प्रमुख जल निकायों को अलग करता है? कमचटका प्रायद्वीप या पेनिसुला अभी सुर्खियों में था भूकंपी घटनाओं के कारण। ये अगर हम मैप पर इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये ओखटास्क सी और पैसिफिक ओशन को अलग करता है। कभी सागर आता तो फिर आता बेरिंग सागर, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। लोकेशन देखें, देखो रूस रशिया के पूर्व में रशिया का पार्ट है, ये जो आपको पेनिसुला देखने को मिलता है कमचटका पेनिसुला। इसके ये जो पूरा रीजन देख रहे हो ना आप, ये प्रशांत महासागर का रीजन है। यहां पर ये जो आप सी देख रहे हो ये ओखोटास्क सी है और इसके पूर्व में अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं ना तो यहां पर हमको बेरिन सागर देखने को मिलता। तो ये एरिया वैसे प्रशांत महासागर का एरिया है, ठीक है ना। तो ओखोटास्क सी और पैसिफिक ओशियन को अलग करता है कमचटका का प्रायद्वीप। किस देश का है? रशिया का है। यहां पर अभी काफी सारे अर्थक्वेक देखने को मिले थे जिसमें सबसे बड़ा 7.4 तीव्रता का भूकंप था।
20 किलोमीटर अंदर डेप्थ में अर्थक्वेक का केंद्र देखने को मिला है। इसके बाद रशिया ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की थी कमचटका पेनिनसुला पर, हालांकि आई नहीं, पर चेतावनी जारी की थी। रशिया के ईस्ट में कमचटका पेनिनसुला, पैसिफिक ओशियन और सी ऑफ ओखोटास्क या ओखोटास्क की सागर को अलग करता है। एक कमचटका वोल्केनो यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यह पेनिनसुला रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? अदिति चौहान की बात करें तो ये बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अदिति चौहान फुटबॉल में काफी लंबा इनका करियर रहा है। ऑलमोस्ट 17 साल इन्होंने फुटबॉल खेला है भारतीय विमेन फुटबॉल टीम के लिए। भारत की पहली ऐसी फुटबॉल फीमेल प्लेयर है जिन्होंने यूरोप में कोई क्लब फुटबॉल खेला, अदिति चौहान। ठीक है ना। चेन्नई तमिलनाडु से आती है, फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में ये अभी तक गेम खेल रही थी, फुटबॉल खेली थी। अचीवमेंट देखे तो 3 बार सेफ विमेंस चैंपियनशिप जो हमारी टीम जीती उसका हिस्सा रही है। गोल्ड मेडल साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने अपने नाम किया, और 2015 में एशियन फुटबॉल अवार्ड से विनर रही है। अदिति चौहान 17 साल का करियर रहा है फुटबॉल गेम में। शक्तिश्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? शक्तिश्री इनिशिएटिव को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो यह श्रेय दिया जाता है शक्तिश्री ओडिशा सरकार को। ओडिशा ने राज्य की यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस है वहां पर विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए शक्तिश्री इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी, इन्होंने इस स्कीम को अनाउंस किया। ओडिशा की 16 यूनिवर्सिटीज और 730 गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस योजना को या इनिशिएटिव को लागू किया जाएगा। अच्छा, करेंगे क्या? इस इनिशिएटिव के तहत जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में विमेन्स है उनकी सेफ्टी के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, विमेन सेफ्टी सेंटर बनाया जाएगा। अगर इनकी कोई भी शिकायत है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की महिलाओं की, तो वो सेंटर उनकी शिकायतें सुनेगा। स्क्वाड गठित किए जाएंगे जो समय समय पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाकर इस चीज का निरीक्षण करेंगी कि भाई विमेन सेफ्टी के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। कैमरास चेक करेंगे, कैमरास की संख्या बढ़ाई जाएंगे, 24 घंटे सर्विलेंस को बढ़ाया जाएगा ताकि विमेन सेफ्टी को इंक्रीज किया जा सके। तो ये शक्तिश्री इनिशिएटिव को शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे आईसीएमआर द्वारा विकसित किया गया या किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, इसे नाम दिया गया है एडफेल्सीवैक्स। ये मलेरिया की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित ऐसी वैक्सीन है जो कि 2 स्टेजेस में काम करेगी। ये मलेरिया को रोकेगी भी, बीमारी होने से भी रोकेगी, और साथ ही साथ अदर पर्सन में फैलने से भी रोकेगी। तो ये फर्स्ट इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन है, स्वदेशी रूप से निर्मित वैक्सीन है। इसका ट्रायल सक्सेस रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं काफी सारे। एडफेल्सीवैक्स से नाम दिया गया है। बनाया किसने? तो आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नाम दिया गया है एडफेल्सीवैक्स। ठीक है। आईसीएमआर की बात करें, मेडिकल रिसर्च के लिए भारत की सबसे बड़ी बॉडी है। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। 1911 में स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राजीव बहल इसके डायरेक्टर जनरल है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आईसीएमआर काम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कौन कर सकता है ऐसा? चाइना। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो डैम बन रहा है ना, ये सांगपो रिवर पर बन रहा है, और सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्री है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो चाइना यारलुंग सांगपो रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र, इस पर डैम बना रहा है जो कि तिब्बत में होगा। तिब्बत में नामचा बरवा नाम की एक घाटी है जो कि हिमालय पर्वतमाला का रेंज है। इस नामचा बरवा घाटी से
जो सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की ओर मुड़ती, तो यहीं पर इस डैम का निर्माण करेगा चाइना। ठीक है। और इस डैम के बनने के बाद पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा इंडिया को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी बाढ़ के कारण या आ, पानी ज्यादा गिरने के कारण चाइना जब डैम से पानी छोड़ेगा तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य डूब सकते हैं। तो भारत इस डैम का विरोध करता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने से वाटर बम कहा कि भैया कभी भी पूर्वोत्तर भारत में ये बाढ़ ला सकते हैं इससे। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम अभी तक चाइना के पास ही है, जिसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। और अब जो चाइना बना रहा है यारलुंग सांगपो रिवर पर जो डैम बना रहा है, जो हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, उसकी कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट। ये 5 हाइड्रो पावर स्टेशन के माध्यम से 60,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा। अभी ऑफिशियल कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन यारलुंग सांगपो डैम के नाम से इसे पुकारा जा रहा है। 167 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसका बजट रखा गया है निर्माण का। हाल ही में चर्चित बित्रा द्वीप कहां पर स्थित है? बित्रा द्वीप हमको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में एक यूनियन टेरिटरी है, यहां पर बित्रा द्वीप देखने को मिलता है। यह अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लक्षद्वीप प्रशासन ने घोषणा की है कि हम बित्रा आइलैंड को टेक ओवर करेंगे और यहां पर मिलिट्री सैन्य एयरबेस या इंडियन डिफेंस के लिए इसे यूज किया जाएगा। सैन्य हवाई अड्डा, सैन्य बेस, मिलिट्री बेस का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो वहां के जो इस बित्रा द्वीप के जो लोग हैं, देखिए है इंडिया का ही ये इंडिया का ही आइलैंड भी इंडिया का ही है, लेकिन लक्षद्वीप में एक प्रोसेस चलती है, इसे कहा जाता है पंडाराम भूमि सिस्टम। इसमें क्या होता है, लक्षद्वीप में शुरुआत में जब लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट बना था तो इन्होंने वहां के लोकल लोगों को जमीन दे दी कि आप यूज करो, जब तक रहना है रहो। इसे कहा जाता है पंडाराम भूमि सिस्टम। अब लक्षद्वीप प्रशासन बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि हम इससे और टेक ओवर करेंगे क्योंकि मिलिट्री बेस हमको यहाँ पर बनाना है। तो वहां के लोग, क्योंकि देखिए उनकी जो जीविका है वो इन्हीं आइलैंड के ऊपर ही बेस है, इन आइलैंड पर खेती करके दूसरे काम करके ही ये पैसा कमाते हैं। तो ये काफी विरोध कर रहे हैं पूरे लोग, 300 से 350 लोग हैं जो कि बित्रा द्वीप के लक्षद्वीप सरकार का विरोध कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो लक्षद्वीप में स्थित अमिनी डीवी जो अमिनी दीवी आइलैंड है उसका पार्ट है बित्रा आइलैंड। टोटल 2 आइलैंड मिलकर बित्रा आइलैंड बनाते हैं। अरेबियन सी में है, काफी छोटा एरिया है और लोग भी काफी कम है, 300 से 350। तो ये विरोध कर रहे हैं। बित्रा आइलैंड किस यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में। किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा निसार सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा? निसार सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करने वाला है नासा के साथ मिलकर। आंसर हो जाएगा आंसर सी। नासा के साथ मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो। इसरो और नासा के मध्य ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है, पहला है, जो कि नासा और इंडिया का एक जॉइंट ऑपरेशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, 12 दिन तक पूरे अर्थ की एचडी इमेजेस को कलेक्ट किया जाएगा और पूरे अर्थ के रोटेशन को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसरो इसके लिए एक निसार मिशन लॉन्च किया नासा के सहयोग से, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। 2392 किलोग्राम का वेट होगा निसार मिशन का। लॉन्च व्हीकल है इसरो का GSLV F-16 रॉकेट। लॉन्च साइट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है और लॉन्च डेट है 30 जुलाई 2025। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया? इंडिया का पहला फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को शुरू किया गया झारखंड राज्य में। झारखंड ने माइनिंग टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, वहां पर जो कोयले की माइंस है उनमें टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्पेशली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। जितने भी स्टूडेंट है, टूरिस्ट हैं, पब्लिक है, उनके लिए कोल माइंस के दौरे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी केवल झारखंड की जो नॉर्थ उरीमारी माइंस है उसे ही खोला जाएगा पर्यटकों के लिए।
झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट किया है। इससे फायदे काफी सारे हैं। देखिए क्या किया जाएगा, 10-12 लोगों के ग्रुप को एक बार में भेजा जाएगा, ठीक है, और वीक में ऐसे 2 टूर करवाए जाएंगे। कोल माइंस का दौरा किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट है उनको कोल माइंस के बारे में पता चले, इस सेक्टर के बारे में पता चले। तो झारखंड में जितनी भी ऐसी माइंस होगी आगे चलकर उनको भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, ताकि माइनिंग सेक्टर के बारे में लोगों और स्टूडेंट को अवेयर किया जा सके, स्टूडेंट इस सेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से जान सके। तो झारखंड सरकार का इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट है माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट, झारखंड सरकार ने शुरू किया है। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में 3 बार 4 बार भी जारी किया जाता है ना। क्वार्टरली भी इसकी रैंक आती है, काफी बार मंथली भी आ जाती है। तो यहां पर आखिरी बार जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था वो जनवरी में आया था। अब जुलाई 2025 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया उसमें इंडिया को 77वें रैंक पर रखा गया है। 77वीं रैंक दी गई है। आपको पता है जब जनवरी 2025 ये जब इंडेक्स आया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के आधार पर आया था, सॉरी 2024 के आधार पर आया था। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया की रैंक 85 थी, है ना। 85वीं रैंक पर इंडिया को रखा गया था। 2025 में जनवरी में आया था इंडेक्स, लेकिन ये 2024 के आधार पर था। एटी फिफ्थ रैंक थी 2025 जनवरी के इंडेक्स में, और 2024 का जो इंडेक्स आया था उसमें 80 रैंक पर रखा गया था। मतलब 2024 पिछले साल का इंडेक्स में हमारी रैंक 80 थी। जनवरी 2025 में जो इंडेक्स आया उसमें हमको 85th रैंक पर रखा गया, गिर गई थी रैंक। और अब जो जुलाई 2025 का इंडेक्स आया है तो इसमें इंडिया की 77th रैंक है। किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, इस आधार पर हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा 2005 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया जाता है। 199 कंट्रीज के पासपोर्ट को यहाँ पर रैंक किया जाता है कि एक देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा या वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की यात्रा की जा सकती है। इस आधार पर देखा जाता है कि वो पासपोर्ट कितना पावरफुल है। इंडिया की रैंक है 77th। लास्ट जो रैंक थी जनवरी 2025 में ये 85 थी। 2024 में भारत की रैंक थी 80। टॉप रैंक सिंगापुर रहा है। 193 डेस्टिनेशन तक बिना वीजा के सिंगापुर के पासपोर्ट से यात्रा की जा सकती है। सेकेंड पर 2 देशों को एक साथ रखा गया, जापान और साउथ कोरिया को। सबसे निचली रैंक आई है अफगानिस्तान की 99। 199 देशों को काउंट किया जाता है, 199 पासपोर्ट को, लेकिन बहुत सारे पासपोर्ट सेम रैंक पर आते हैं, इसलिए अफगानिस्तान की 99वीं रैंक है। ठीक है। इंडिया के नेबर कंट्रीज की रैंक में पाकिस्तान 96, नेपाल 95, अफगानिस्तान 99, बांग्लादेश 94, श्रीलंका 91, भूटान 84 और चाइना है 60 रैंक पर। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने का फैसला किया है? तो यूनेस्को से बाहर होने का फैसला किया है यूएसए ने। यूएसए ने घोषणा की है कि वो यूनेस्को से बाहर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में घोषणा की और 2026 तक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये तीसरी बार है जब यूनेस्को से यूएसए बाहर हो रहा है। यूएसए का एलिगेशन है कि यूनेस्को एक तो एंटी इजराइल पॉलिसी, यूनेस्को की एंटी इजराइल पॉलिसी है। यूएसए जो यूनेस्को है वो यूएसए के अगेंस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करता है और दूसरे देशों के प्रति भी ज्यादा बायस है। तो यूएसए और यूनेस्को के मध्य में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसके कारण यूएसए ने खुद को यूनेस्को से बाहर करने का फैसला किया है। पहले भी 3 बार, जैसे 1984 में पहले भी यूनेस्को से बाहर हुआ है। 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही यूनेस्को से यूएसए बाहर हुआ था, और अब 2025 में फिर से अनाउंस किया गया है कि यूनेस्को से तीसरी बार बाहर किया जा रहा है, बाहर हो रहा है यूएसए। भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं? इंडियन आर्मी ने अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं यूएसए से। यूएसए की बोइंग कंपनी ने अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया को अभी सौंपे गए हैं, जो कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन उत्तर प्रदेश में उतारे गए।
अब ये शामिल किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर जो है वो जोधपुर में डिप्लॉय किए जाएंगे। जोधपुर में जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की कमान है, वहां पर इन तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर को अपॉइंट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। 6 अपाचे के लिए हमारी डील हुई है यूएसए से। 3 हमें मिल चुके हैं, 3 2025 के एंड तक हमको मिल जाएंगे। टोटल जो हमारी डील है बोइंग कंपनी के साथ वो 4168 करोड़ रुपए की डील है 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए। तो किससे लिए है हमने? यूएसए की बोइंग कंपनी से। रॉटन थियम जी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? रॉटन थियम की बात करें तो ये थिएटर से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही फेमस रंगमंच कर्मी, थिएटर आर्टिस्ट, 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया रेटम थियम का। ठीक है ना, भारतीय नाटककार हैं, मणिपुर राज्य से आते हैं। काफी अलग अलग पोस्ट को इन्होंने होल्ड किया है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में काम किया है और संगीत नाटक अकादमी के वाइस चेयरमैन के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा भी काफी अवार्ड मिले, लेकिन पद्मश्री सबसे बड़ा अवार्ड है इनके नाम 1989 में। तो रेटम थियम जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक थिएटर आर्टिस्ट थे। हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है? समुद्र प्रचेत, जिसे हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, प्रदूषण नियंत्रण पोत। समुद्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल या पोत का निर्माण किया गया है, जिसे नाम दिया गया समुद्र प्रचेत। वैसे यह दूसरी इंडियन कोस्ट गार्ड की दूसरी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, क्योंकि इसके पहले 2024 में भी समुद्र प्रताप नाम की पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड को मिल चुकी है। अब ये दूसरी है समुद्र प्रचेत के नाम से। स्पेशली समुद्र में जो तेल रिसाव हो जाता है कंटेनरों के और जहाजों के माध्यम से, उनको कंट्रोल करना, ताकि मरीन इकोसिस्टम को सेव किया जा सके। जो समुद्र में अगर ऑयल का रिसाव हुआ है तो वहां पर जीवों को जो खतरा होता है उससे जीवों को बचाया जा सके। तो काफी सारी चीजों को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल काम करेगा। समुद्र प्रचेत नाम का ये दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में से लॉन्च किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत में जो कोस्टल एरिया है उसकी रक्षा के लिए एक अर्धसैनिक बल है। 1977 में स्थापना की गई थी, हालांकि इसने काम शुरू किया था 1978 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और परमेश शिवमणि इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। महादायी नदी विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच में है? महादायी नदी या रिवर डिस्प्यूट ये देखने को मिलेगा कर्नाटका और गोवा के मध्य में। अभी ये सुर्खियों में रहा है ये डिस्प्यूट दोनों राज्यों के मध्य में। एक्चुअल में एक नदी बहती है महादायी रिवर, जो कि कर्नाटक से निकलती है और ये बहते हुए जाती है गोवा में। गोवा की लाइफलाइन कहलाती है महादायी रिवर। इसमें जो पानी आता है ना वो 2 ट्रिब्यूटरी से आता है, जो कि कर्नाटक राज्य में बहती है। अब कर्नाटक ने घोषणा की है कि वो दोनों ट्रिब्यूटरी पर डैम बनाएगा और उसके पानी को डाइवर्ट करेगा किसी और रिवर में। ठीक है, तो इस आधार पर काफी विवाद हो रहा है कर्नाटक का और गोवा का, क्योंकि गोवा का कहना है भाई अगर आप महादायी नदी की ट्रिब्यूटरी पर डैम बना दोगे, उसके पानी को डाइवर्ट कर दोगे, तो महादायी नदी तो सूख जाएगी, तो हमको पानी का संकट आएगा। तो इन सभी को लेकर काफी विवाद है कर्नाटक और गोवा के मध्य में। गोवा ने बोला है कि हम इससे जो वाटर विवाद है, जो महादायी रिवर विवाद है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे आपके खिलाफ, क्योंकि एक अंतर्राज्यीय नदी का मामला है तो सेंट्रल की अप्रूवल तो आपने ली ही नहीं है। तो कर्नाटका का एक प्रोजेक्ट है महादायी वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जिसमें क्या कर रहा है, जो कर्नाटका है वो महादायी की 2 सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कलासा और बंदुरी, इन 2 रिवर पर डैम बना रहा है और इनके पानी को वो मोड़ेगा मालप्रभा रिवर में। तो इससे क्या होगा, मालप्रभा रिवर में अगर पानी को रोके मोड़ देगा तो ये जो महादायी रिवर है वो सूख जाएगी। तो इसलिए दोनों राज्यों के मध्य में, कर्नाटका और गोवा के मध्य में, इस पानी को लेकर विवाद है, पूरे प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है। प्रोजेक्ट किसका है? प्रोजेक्ट है महादायी वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, कर्नाटक राज्य का। ठीक है,
1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा? 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को बहाल किया जाएगा भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की एक झील है चोल गंगम झील। तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि भाई इस जो झील है उसको हम रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। तमिलनाडु के अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में गंगईकोंडा चोलापुरम विलेज है। चोल वंश के शासकों ने यहां पर एक झील का निर्माण किया था। इसे ही कहा जाता है चोल गंगम लेक। चोल वंश के राजा रहे कभी राजेंद्र चोल प्रथम। इन्होंने इस झील का निर्माण किया था। 1000 साल पुरानी झील है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है इस झील के रिवाइवल के लिए। तो तमिलनाडु ने घोषणा की है कि जो चोल गंगम झील है हम उसको रिवाइव करेंगे, उसका पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि वो पानी खराब है और काफी सारी प्रॉब्लम है, आसपास अवैध निर्माण है। तो अब उसको रिवाइव करने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट रखा है तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को मजबूत करने के लिए रिजोल्यूशन 2788 किसके द्वारा अपनाया गया? इस रिजोल्यूशन को अपनाया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स कंट्री है उनके मध्य में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो बाउंड्री के अब इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर हो, चाहे वो नदी के पानी को लेकर हो, ट्रेड को लेकर हो, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए रिजोल्यूशन 2788 को एडॉप्ट किया है। ये ऑफिशियली नाम ही इसका रिजोल्यूशन का रखा गया है 2788। इंटरनेशनल डिस्प्यूट के पीसफुली सेटलमेंट को बढ़ावा देना, डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट की मदद से सॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी का यूज करना, इस रिजोल्यूशन को पास किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस डिक्लेरेशन को या फिर रिजोल्यूशन को अपनाया है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ही काम करता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भूमि की जो गर्माहट है, चाहे वो गर्म पानी के स्रोत हो, भूमि के अंदर जो भूतापीय ऊर्जा है उसका यूज करके टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, यही होता है जियोथर्मल पावर प्लांट या जियोथर्मल पावर, इससे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा को। तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का जियोथर्मल पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश में लगाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ये जो पावर प्लांट है 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाने वाली है। पावर प्लांट इसलिए भी खास है क्योंकि नॉर्मली जो जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें 100 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन इस जियोथर्मल पावर प्लांट में 68 डिग्री सेल्सियस पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकेगी। तो पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट इंडिया का पहला अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा उनके 60वें इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को मालदीव ने अपने 60वें इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। 26 जुलाई को मालदीव का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। मालदीव जो कि एक हिंद महासागर का एक देश है, यूके के रूल में रहा है। जैसे इंडिया पर कभी ब्रिटिशर्स का शासन था, वैसे मालदीव पर भी कभी ब्रिटिशर्स का शासन था। 1965 में 26 जुलाई को मालदीव ब्रिटेन से आजाद हुआ और 26 जुलाई को हर साल इसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इस बार ये 60वां इंडिपेंडेंस डे है मालदीव का, जिस पर गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले 12 मार्च को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को
मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन पर गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, मालदीव क्योंकि हमारा विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, पाकिस्तान जैसा है, बस अटैक ही नहीं करता, युद्ध ही नहीं करता, बाकी सारी हरकतें पाकिस्तान जैसी है। इसलिए यहां पर अब भारत के पीएम को चीफ गेस्ट बुलाया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर 21 से लेकर 27 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे। 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।